नमस्कार दोस्तों। मैं पवन अहलावत सिटीजिन में आपका स्वागत करता हूँ। सिटीजिन के माध्यम से और मैं आपको बड़ौदा चुनाव का एक विश्लेषण मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने एक महीना वहाँ पे घूमे हैं, देखा है। तो थोड़े और आप लोग जुड़ जाइए, तो हम अभी शुरू करेंगे। जुड़ जाइए थोड़ा सा और अभी शुरू करते हैं कि बड़ौदा चुनाव में वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है दोस्तों, और थोड़े जुड़ेंगे। कोई नहीं, जुड़ जाइए। 1 मिनट आप सब जुड़ जाइए, तो हम लोग करेंगे इसको, आरंभ करेंगे अभी। हम आपको पूर्ण सत्य बताएंगे, जो हमने देखा, हमारे सामने जो आया, लोगों ने जो बताया। अपने इसको अभी शेयर भी कर दीजिए आप अपने सभी ग्रुपों में, ताकि और भाई भी जुड़ जाएं, तो ये जानकारी तक सभी तक हमारी पहुंच जाए। आप अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर लीजिए इसको। आपके पास जितने ग्रुप हो सभी में आप भेज सकते हैं। अच्छी जानकारी देंगे हम आपको इसके बारे में। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये लाइव है अभी, और फेसबुक पे भी है।
चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो बड़ौदा बड़ौदा का उपचुनाव है, इसके अंदर जो मुख्य दो ही कैंडिडेट मैं मानता हूँ कि दो ही कैंडिडेट हैं। एक तो अपने भालू, जिसको इंदुराज भालू जी कहते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और दूसरे जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, योगेश्वर दत्त जी। मैं योगेश्वर दत्त जी को और इंदुराज जी को, ये मेरी अपनी है, जो हमने सर्वे किया है, गांव गांव घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, उनका एक टोटल सर्वे है। इसके अंदर हमने क्या देखा है कि इंदुराज जी और योगेश्वर दत्त जी, जो पिछला इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का या बीजेपी पार्टी का, या लोक दल भी पहले रही है, इंडियन कांग्रेस रही है, जनता पार्टी रही है, उन 1967 के अंदर, जब हमारा 1966 के अंदर हरियाणा बना था, तो उसके बाद से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रत्याशी रहा आर धारी जी 1967 में। 1968 के अंदर श्यामचंद जी रहे, 1972 के अंदर फिर श्यामचंद जी रहे, फिर 1977 में भले राम जी रहे, 82 में फिर भले राम जी रहे, 1987 के अंदर लोक दल का कृपया राम जी रहे, 1998 में रमेश कुमार खटक जी रहे, फिर 96 में फिर खटक जी रहे, रमेश खटक जी, 2000 में फिर रमेश खटक जी रहे, 2005 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल, ये इंडियन नेशनल लोकदल के, जनता पार्टी के, समता पार्टी के, लोक दल के यही रहे, रामपाल जी रहे 2005 में, 2009 तक रहे। और 2009 के अंदर श्री कृष्ण हुड्डा जी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, वो विजयी हुए थे। 2005 से लेके 2014 और 2019 अभी जैसे एक्सपायर हुए तो उपचुनाव आया, तो उस दौरान तक हमारे यही प्रत्याशी इसके अंदर रहे। इनका जो पीछे का इतिहास हम देखते हैं, थोड़ा पीछे पे नज़र डालते हैं, तो हमारे कृष्ण हुड्डा जी जब कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, तो वो विजयी रहे थे 4840 वोटों से। 4840 वोट का मतलब है 42.56 42566, मतलब 34.67% वोट उन्होंने लिए थे। और जो उनका कंपटीशन था वो योगेश्वर दत्त जी, जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हीं से था। उन्होंने 37,726 वोट लिए थे, जो परसेंटेज रहता है 30.70 के लगभग रहता है। और तीसरे नंबर पे हमारे भूपेंद्र मलिक जी थे, जो जेजेपी पार्टी से थे, तीसरे नंबर पे रहे। उन्होंने 32,480 वोट लिए थे, 32,480। आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी जो सारा टोटल गेम है वो केवल जेजेपी के वोट के ऊपर ही है। जेजेपी का जो वोट है वो किस तरफ डाइवर्ट होता है, बड़ौदा का जो चुनाव है वो डिसाइड करेगा, जो जेजेपी का वोट है। अब जेजेपी के वोट के अंदर जब हमारा इलेक्शन हुआ था 2019 में, उस दौरान जेजेपी ने 32,480 वोट लिए थे। और अब इकट्ठे हैं दोनों, तो इकट्ठे होने के अंदर आप समझने की कोशिश करें, 32,480 वोटों के अंदर से जो अन्य लोग भी थे वो भी 10,008 वोट लेके गए थे। उन्होंने भी 10,008 के लगभग वोट लिया था। अब भी वही सिचुएशन जो मुझे नज़र आती है, मुझे इसमें नज़र आता है कि जब पीछे जो कुल वोट जो डले थे वो अप्रोक्सीमेट 67.2%, यहाँ पर हमारे 1,77,994 वोट हैं टोटल। 1,77,994 वोट 2019 में थे, आज हैं 1,78,250 वोट। समझिए गणित को। ये बड़ौदा चुनाव जो है उसके अंदर ये सबसे मेन हो जाता है। जब हम गांव गांव घूमे थे तो इन चीज़ों का बड़ा असर था। 1,78,250 वोट हैं। पुरुष और जो महिलाएं हैं उनका लगभग जो वोट परसेंटेज रहता है वो लगभग सेम रहता है हमारा, मतलब महिलाएं ज़्यादा कह सकते हो डालती हैं, पुरुष कम डालते हैं। अब इसके अंदर जो मेन आता है 94,000 जो वोट हैं, 94,000 के लगभग जो वोट हैं वो है जाट वोट। और आज की बात कर रहा हूँ मैं।
और जिसके अंदर जो है 21,000 वोट जो है वो अन्य जर्नल के अंदर भी जाट के अलावा जो वोट रह जाते हैं वो 21,000 वोट हैं। 25,000 जो वोट है वो बीसी का है और 29,000 वोट जो है वो एससी का रह जाता है। दोस्तों जो मेरा अनुमान है, जो हमने यहाँ पे देखा, जो सिस्टम हुआ उसके अंदर अब की बार जो वोट परसेंटेज वो 75% के लगभग पोल होगा। पहले जो 67 के लगभग हुआ था वो जो वोटिंग रहेगी वो 75% रहेगी, जो कि आप कल देख सकते हैं। कल जो वोटिंग होगी वो 75% के अराउंड होगी, एक दो आगे पीछे। और जो मेरा मानना है वो 1,33,000 से 1,35,000 वोट लोग डालेंगे टोटल। 1,33,000 हो सकता है, 1,34,000 1,35,000 अराउंड ये है, मतलब 1,30,000 से 1,37,000 के बीच में वोट की पोलिंग होगी। और दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है, और कुछ पार्टियां तो ऐसा हो सकता है कि करें, जैसे इसमें मुद्दे जो हैं जो हमने देखा वो किसान का मुद्दा रहा। कांग्रेस पार्टी जो है वो किसान के मुद्दे को लेकर चल रही है। भाई किसान को फायदा है, किसान को नुकसान है, 3 कानून का क्या है, इस पे भी हमने पूरी बात की, लोगों ने बताया। जो लोगों ने हमें बताया उन्होंने ये बताया कि हम इस जो कानून बनाया है उससे खुश नहीं हैं। और कुछ लोग जो सही में ही किसान हैं, जो सही में किसान हैं, उन लोगों तक ये जानकारी सही से पहुंची हुई भी नहीं है। कांग्रेस अलग ढंग से उसको प्रेजेंट कर रही है और बीजेपी उसको अलग ढंग से प्रेजेंट कर रही है, तो वो बेचारा किसान है वो समझ नहीं पा रहा है वो उसके हक में है या नहीं है। हमने भी एनालिस किया, मैंने तीनों कानून अच्छे से पढ़े, देखा उनको, जो अध्यादेश थे उस दौरान भी पढ़े, तो उनके अंदर किसान का कोई भला होता मुझे दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो छोटा किसान है उसको समझने की कोशिश करो कि यदि किसी भी बड़ी कंपनी को आलू उगाना है और आलू यदि उगाएगी तो वो ऐसा नहीं होगा कि बड़ी कंपनी एक आदमी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो पूरे 10 से 20 गांव का कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एक छोटा सा ही उदाहरण दे रहा हूं मैं, ज़्यादा बड़ा इसको नहीं खींचूंगा, बस 1 ही 2 मिनट में इस वीडियो को मैं ख़त्म कर दूंगा। इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो आलू एक गांव या 2 गांव में नहीं उगेगा, वो गांव 10-20 गांव के लोगों को इकट्ठा होकर एग्रीमेंट करना पड़ेगा और वहां वो आलू उगेगा। कंपनी वो जगह देखेगी जहां बड़ी आलू हो सकता है और सर्वे वगैरह कराएंगी, बड़ी कंपनियां इसके अंदर आएंगी, छोटे मोटे दुकानदारों के बस की बात नहीं है ये 5-10-20 गांव को के अंदर खेती करवाना। जब वो आएंगी तो आप समझने की कोशिश करें, जब वो आलू उगवाएंगी उनसे एग्रीमेंट करेंगी, वो बोलेंगी मान लीजिए आज 8 रुपए का भाव हो तो बोलेंगे हम आपको 12 रुपए का भाव देंगे, तो वो किसान खुश होकर उसका एग्रीमेंट करेगा। बट वो इतना लंबा चौड़ा एग्रीमेंट होता है, उसको कोई आराम से पढ़ेगा ही नहीं, और उसकी सुनवाई के लिए भी केवल 3 स्टेप है, डीसी लास्ट होता है, डीसी लास्ट है उसमें सुनवाई के अंदर, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते उसको लेके। ये हमें थोड़ा गलत लगा था, लोगों ने भी यही बताया कि भाई हम इससे खुश नहीं हैं। जब वो किसान आलू उगा लेगा, यदि मार्केट का भाव उस दिन 15 रुपए हुआ तो वो मार्केट में नहीं बेच सकता, उसको 12 के भाव बेचना ही पड़ेगा। और बाई चांस उसका भाव 10 रुपए हुआ तो कंपनी उसे खरीदेगी नहीं और वो डिस्प्यूट हो जाएगा और डीसी तक उसका समाधान है, बस मैक्सिमम डीसी तक ही जाएगा, तहसीलदार या डीसी तक जाता है मैक्सिमम। उस केस में आप समझिए वो आलू कंपनी लेगी नहीं, क्योंकि रेट कम है, मार्केट में कम रेट में मिल जाएगा। और उस एग्रीमेंट में इतना लंबा चौड़ा लिखा होता है, ग्राम का होना चाहिए आलू, इतना मोटा होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए, किसान है वो उसमें पिस के रह जाएगा और वो फिर उसको ओपन मार्केट में बेचने जाएगा। ओपन मार्केट में तो वही उसका 2 रुपए किलो ही 3 रुपए किलो वही जाएगा, और एग्रीमेंट इतना लंबा चौड़ा, उसने इतना लंबा उस पर खर्चा आ जाता है, उस खर्चे को कोई कंपनी नहीं देगी और वो बेचारा नुकसान में ही जाएगा। अभी जैसे अब भी जा रहा है ऐसे ही रहेगा उसका। और इसी के अंदर उसकी कोई मिनिमम गारंटी नहीं है। यदि 12 रुपए का एग्रीमेंट किया है तो कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे कि उसको खरीदना ही पड़ेगा, वो डिनाई कर सकती है, वो कंडीशनें लगा सकती है। और उनके पास तो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, ये मान के चलो काफ़ी मतलब वकील होते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी फौज होती है, उस फौज के आगे किसान नहीं टिक पाएगा। और कहीं ना कहीं जहां तक लगता है, लोगों को भी लगता है कि वो इसका असर बहुत रहेगा इस इलेक्शन के ऊपर। और दूसरा जो इस इलेक्शन के ऊपर रहेगा वो रहता है
जाट वोट, जर्नल वोट, बीसी और एससी वोट, इसका भी बड़ा असर रहेगा। इसके अंदर ये देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का भी प्रत्याशी हैं जोगिंदर मलिक जी। अब जोगिंदर मलिक जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौटाला साहब पूरा जोर लगा रहे हैं, अभय सिंह जी भी पूरा जोर तन मन धन से जुटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट है वो जेजेपी का उनकी तरफ डाइवर्ट नहीं हो रहा है। ये भी एक मुद्दा रहता है। बीजेपी को क्यों नहीं मिल रहा है उसका कारण मैंने आपको बताया, वो किसान वाला ही है, और पीछे भी कुछ ऐसी इश्यूज रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आज के ही न्यूज़पेपर में वैकेंसीज के रिजल्ट आ गए हैं, जिसके अंदर जनरल का रिजल्ट नहीं है। आप ये देखेंगे तो आज वैकेंसीज के स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह के रिजल्ट आए हैं, तो उसमें जनरल का रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो बीजेपी फ्री में सिलेंडर बांटने का, जहां हमने देखा कि वो बांटे जा रहे हैं 20-20 रुपए के नोट के ऊपर उसको लिख के दिया जा रहा है, ऐसे कुछ वर्किंग की जा रही है। उससे भी नजर आता है, वो एक देखने का एक नजरिया है कि पार्टी यदि ऐसे हथकंडे अपनाती है तो उसका रिजल्ट क्या रहता है। वो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता है कि भाई कैसे वोट बैंक को लिया जाए। तो मैं सीधी सीधी बात करूंगा, वो जो 32,000 जो वोट बैंक है उसकी, लोगों ने हमें यही बताया, वो इन कुछ चीज़ों से बीजेपी सरकार के से संतुष्ट नहीं है। जनता जो यूनिवर्सिटी की बात है जहाँ तक, वो भी डामाडोल सा सिस्टम है। कारण है उसका क्योंकि वो एनजीओ की ज़मीन है, वो एनजीओ का कॉलेज है, और एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो संस्थाएं, जैसे मान लीजिए आज जींद के अंदर प्रशासक लगा हुआ है हमारे जाट कॉलेज, जाट स्कूल और जाट आईटीआई के ऊपर, तो जाट संस्थाओं के ऊपर भी आप समझ सकते हैं लगा हुआ है वो। और इसी तरह से प्रशासक लग सकता है, वो अलग पार्ट है। यदि डिस्प्यूट होता है तो वहां पे ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। दूसरी, उनसे वो जमीन लेनी पड़ेगी इनको, और वो उनको देंगे नहीं देंगे क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, उसको आप और हम कुछ नहीं कर सकते उसका। यूनिवर्सिटी का भी एक शोषा, जो लोग कह रहे हैं कि वो शोषेबाजी ही है, हो बनेगी, प्राइवेट बनेगी, सरकारी बनेगी, अभी वो भी कंफ्यूजन है। ये कुछ मुद्दे वहां पे छाए हुए हैं। कुछ पानी कहा है कि पानी, हाँ नो डाउट कि पानी के अंदर बीजेपी ने काम किया है। वहां पर जो कृष्ण हुड्डा जी के एक्सपायर होने के बाद पानी वगैरह को लेके, पानी की समस्याओं को लेके उनकी सुनवाई हो रही है, गांव वालों की पूछ हो रही है, चल रहा है, वो एक अलग पार्ट है। मतलब नो डाउट कृष्ण जी के बाद उन्होंने वहां पे काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन लोग जो है वो ये मान रहे हैं आज के समय में कि वो लंबे टाइम नहीं चलेगा, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो ये भी हमला चला जाएगा। ये भी एक कारण वहां पे रहता है। तो मेरा जो अनुमान उसमें रहा कि 1,33,000 से लेके, मैं आपको क्लियर सी बता रहा हूं, 1,33,000 मतलब आप 1,30,000 मान के चलिए, 1,30,000 से 1,40,000 तक जो वोट हैं वो पोल होंगे। क्लियर, बिल्कुल साफ है, क्लियर सी बात है। 1,30,000 से 1,40,000 के लगभग जो वोट हैं वो पोल होंगे बड़ौदा चुनाव के अंदर। कल ही आप इसका देख सकते हैं। हो सकता है, देखिए हम लोग एनालिसिस करते हैं, घूमते हैं, मेहनत करते हैं, आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाते हैं, तो किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। 1,30,000 से 1,40,000 तक वोट पोल होंगे, और जिसके अंदर से अन्य जो रहेंगे, जो अन्य पार्टियां पीछे 10,000 के लगभग वोट लेके गई थी, वो 5 से 7,000 में सिमट जाएंगी। दो लोग मैंने इनमें से निकाल दिए हैं, राजकुमार सैनी और इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल और राजकुमार सैनी अभी यदि मान के चलो तो थोड़े से वोट उनके बढ़ेंगे, जो पिछली बार 3,000 कुछ आए थे वो बढ़ जाएंगे। राजकुमार सैनी का अनुमान है कि वो 7 से 9 के बीच में लेके जा सकते हैं, 7,000 से 9,000 के बीच में वो वोट ले सकते हैं उस एरिया में, उससे ज़्यादा का उनका नहीं लगता। इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो 6 से 8 तक में सिमट सकती है, 6,000 से 8,000 के बीच में। और जो मुकाबला रहेगा वो रहेगा कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। मेन कांग्रेस और बीजेपी में मेरा अपना अनुमान ये रहता है कि 52,000 से लेके और 54,000 वोट तक, 52,000 से 54,000 वोट तक जो है वो बीजेपी ले सकती है।
पिछली बार इनको 37,000 वोट मिला था। आप समझने की कोशिश कीजिए, 37,726 वोट योगेश्वर दत्त जी को मिला था। अब की बार वो जो है 52, 54, 52 से 54,000 वोट तक जा सकता है। जितनी मेहनत की करी है, जेजेपी उनके साथ है, तो उसके साथ। और जो कांग्रेस पार्टी का इंदुराज जी हैं, मेरे अनुमान से 60,000 से लेके और 68,000 वोट तक इंदुराज जी जा सकते हैं। और इसमें जो स्पष्ट सा है कि 10 से 15,000 वोटों का ही डिफरेंस रहेगा हार जीत का। तो मेरा पे अनुमान ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो विजयी होगी 10 से 15,000 वोटों में। इंदुराज जी जो यहाँ के विधायक बनेंगे। और बाकी तो समय की गर्भ में है, 10 तारीख को रिजल्ट आपके सबके सामने ही होना है। हमारा अपना अनुमान ये है कि भाई इतना सा, मतलब 10 से 15,000 वोट। सभी कहते हैं जी कौन हारा है, कौन जीत रहा है, कौन है। हमने भी बड़ा एनालिस किया, बड़े घूमे, बहुत कुछ किया। सभी गांवों के अंदर तकरीबन हम गए हैं, सभी तकरीबन लोगों से बात करने की हमने कोशिश की है। उन सब चीज़ों को निकालने के बाद ये रिजल्ट सामने आया है। इस रिजल्ट का फैसला आप 10 तारीख को देख सकते हैं। हमारा अपना आंकलन है और मैं ये मानता हूं कि 101% यही रिजल्ट आना है। बाकी समय है सर, समय कुछ भी कहीं भी करवट क्या ले सकता है, डिपेंड करता है आज रात कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कहाँ क्या गुटियाँ फिट हो सकती हैं, वो कहाँ गुटी फिट करेंगी। वो भी बड़ा मायने रखता है कि कितनी गुटियाँ उनकी फिट होती हैं, कहाँ कहाँ वो फिट कर पाते हैं, कहाँ कहाँ गुट्टी फिट करने में वो कामयाब हो जाते हैं। तो वो बड़ा मतलब मान के चलो आप, मायने रखेगा इस चीज़ में कि आज रात वो क्या कर सकते हैं, सुबह क्या हो सकता है। ठीक है सर, आप लोगों ने हमारा ये वीडियो देखा और भाई का सहयोग किया। ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, और आपको ये पसंद आता है तो सिटी न्यूज़ चैनल को आगे शेयर करें और दोस्तों को भी शेयर करवाएं। और आप भाई के साथ जुड़ें। आगे भी हम कोई एनालिस, कुछ भी रिपोर्टें होंगी हम आपको करते रहेंगे। हम मेन मुद्दे, मुख्य मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। हर रोज़ की न्यूज़ हो सकता है हम लोग आपको ना दे पाएँ, लेकिन मुख्य मुद्दे एजुकेशन से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित, ठीक है, ये मुद्दे हमारे मेन रहते हैं। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम बात करते हैं, इन्हीं मुद्दों को हम लेके चलते हैं। यही मुद्दे जो मेन होते हैं, हम लोग आपको बिल्कुल निचोड़ लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर रोज लिया जी ये हो रहा है वो, ऐसा नहीं, बिल्कुल एक निचोड़। आप ये देखेंगे 10 तारीख को आपको पता लगेगा कि इस निचोड़ में हमने आपको क्या दिया है। हकीकत यही है, रिजल्ट यही है, होना यही है, जो हमने देखा, समझा और जो हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।